अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगेस्ट सोर्स पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्रैब साइकिल जो है हमने ग्लाइकोलिसिस डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट डिस्कस किया एंड इट इज द थर्ड स्टेप इन द सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इज नोन एज अ क्रैब साइकिल। उसने कहा कि जो हमारे पिछले स्टेप में आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट में एसिटाइल कोएंजाइम बना था, हमने उस एसिटाइल कोएंजाइम को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करना है इन द क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल तब शुरू होती है जब एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड यानी ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होता है। रिजल्ट जो आता है वो हमारे पास सिट्रेट आता है। इन स्टेप्स को मैं फर्दर आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगी स्टेप बाय स्टेप। ओवरऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है क्रैब साइकिल के बारे में। उसने कहा कोई इलेक्ट्रॉन यील्डिंग रिएक्शंस में से होता हुआ NADH और FADH2 प्रोड्यूस करेगा और NADH2 और FADH2 की मदद से आप इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन में ATP को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसने कहा कि ATP इज आल्सो प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्रैब साइकिल में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है जिसके जरिए से आप ATP को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन लिखा हुआ कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होते हैं और 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ये दोबारा से फ्री होता है कि वो दोबारा से एसिटाइल ग्रुप के साथ बाइंड हो सके, यानी जो आपके पास एंड स्टेप में 4 कार्बन कंपाउंड बनता है आप उसको दोबारा से रिएक्ट करवा सकते हैं एसिटाइल ग्रुप के साथ। उसने कहा कि इन दिस वे प्रोसेस बिकम साइक्लिक बन जाता है। इन ईच टर्न अ न्यू एसिटाइल ग्रुप कम्स इनटू, हर दफा आपको ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट से नया एसिटाइल ग्रुप मिलेगा और आप उस एसिटाइल ग्रुप को 4 कार्बन कंपाउंड के साथ बनके दोबारा से अपनी साइकिल को स्टार्ट कर सकेंगे। इस साइकिल को ब्रिटिश साइंटिस्ट सर हेंस क्रैब्स ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसको सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहने की वजह यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्रैब साइकिल में बनता है उसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। सिट्रिक एसिड साइकिल कह रही हूँ, उसका नाम सिट्रिक एसिड है और उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स मौजूद हैं, इसलिए हम उसे इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास सिट्रिक एसिड है और वो हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मौजूद है, इसलिए हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्रैब साइकिल को कि एसिटाइल को एंजाइम जो आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट से बन चुका है, 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं। एसिटाइल को एंजाइम और वाटर जो होते हैं वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करते हैं। याद रखिएगा एसिटाइल को एंजाइम जो वो 4 कार्बन कंपाउंड और एसिटाइल को एंजाइम जो वो 2 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलो एसीटेट जो वो 4 कार्बन कंपाउंड है। दोनों मिलेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सिट्रेट। सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। और ये कौन सा एंजाइम की मौजूदगी में हुआ है? सिट्रेट सिंथेटेज की मौजूदगी में हुआ है और कोई एंजाइम जो आपके पास है वो लिबरेट हो चुका है। Acetyl coenzyme combined with the water in the presence of oxaloacetate. Oxaloacetate is a 4 carbon compound and acetyl coenzyme is a 2 carbon compound, both combined to form the 6 carbon compound that is known as a citrate. In the presence of enzyme known as a citrate synthetase enzyme and the coenzyme is liberated. ठीक है, डिहाइड्रेशन के बारे में लिखा हुआ है कि सिट्रेट जो होता है, अब सिट्रेट की हमने रीऑर्गेनाइजेशन की। सिट्रेट में से मैं अगर वाटर को रिमूव कर देती हूँ तो हमारे पास जो होता है वो सिस एसोनिटेट बन जाता है। सिट्रेट में से वाटर को रिमूव करके सिस एसोनिटेट बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसोनिटेज। अब सिस एसोनिटेट जो होता है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से वाटर को ऐड कर दिया जाता है। तो ये इसके लिए भी जो एंजाइम यूज किया जाएगा वो एसिनोटेज होगा। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट एक दूसरे का आइसोमर्स यानी एक दूसरे की पोजीशंस को चेंज करने से ही दोबारा से प्रोडक्ट्स में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा डिहाइड्रेशन में दूसरे स्टेप में हमने पानी को रिमूव किया, तीसरे स्टेप में हमने पानी को ऐड किया। पानी के ऐड और रिमूव करने से हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बने, सिस एसिनोटेट और आइसोसिट्रेट व्हिच आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, याद रखिएगा डी का मतलब होता है रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है आपके पास क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया गया और ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ है यहाँ पे कि हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइंस। तो आपके पास इसके मतलब है कि हाइड्रोजन आइंस भी यहाँ पे रिमूव हुए हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है डीकार्बोक्सिलेशन ऑक्सैलो सक्सिनेट के जरिए से which involves the oxidation dehydrogenation of the isocitrate to oxalosuccinate। कहने का मतलब ये कि अब आपके पास जो है वो आइसोसिट्रेट जो है वो oxalosuccinate में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज of oxalosuccinate followed by the decarboxylation of the oxalosuccinate to decarboxylation। अच्छा, ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में ऐसा हुआ कि ऑक्सीडेशन यानी डिहाइड्रोजनेशन हुई है। आइसोसिट्रेट में से मैंने हाइड्रोजन आइंस को रिमूव किया तो ऑक्सैलोसक्सिनेट बना और ऑक्सैलोसक्सिनेट में से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट। यानी 2 स्टेप का प्रोसेस यहीं पे हो चुका है कि हाइड्रोजन को रिमूव करने से ऑक्सैलोसक्सिनेट और ऑक्सैलोसक्सिनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बन चुका है। दोनों जो होता है वो एक एंजाइम के जरिए से प्रोसेस होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रिलीज हुए हैं वो NAD+ लेके जा चुके हैं, NADH बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में रिलीज हो जाती है।
स्टेप नंबर 5 ये कि दोबारा से वही स्टेप रिपीट किया जाएगा का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, लेकिन इस स्टेप में कोई एंजाइम को ऐड भी किया जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट जो होता है वो दोबारा से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाता है ताकि वो सक्सिनेट बना सके। यानी दोबारा से अगर मैं हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करवाती हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाती हूँ तो मेरे पास सक्सिनेट बन जाता है। कौन से एंजाइम की मौजूदगी में? कॉम्प्लेक्स अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनेट की या डिहाइड्रोजनेस की मौजूदगी में जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो आपके पास रिलीज होते हैं वो दोबारा से अल्फा कीटोग्लूटरेट की मदद से हम NAD+ लेके चला जाता है और NADH बना देता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। याद रखिएगा जो सक्सिनेट आपके पास रिलीज हुआ है कोई एंजाइम के साथ कंबाइन होता है और वो सक्सिनाइल को एंजाइम बना देता है सेम एंजाइम की मदद से। अब सक्सिनाइल को एंजाइम जो होता है वो क्या बनाएगा? सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की मदद से वो सक्सिनेट बनाएगा दोबारा से सक्सिनेट। जब हमने सक्सिनेट को एंजाइम के साथ कन्वर्ट होता सक्सिनाइल को एंजाइम बना था, लेकिन सक्सिनाइल को एंजाइम अब दोबारा से रिएक्ट करने जा रहा है, दोबारा से आपके साथ रिएक्ट करेगा सक्सिनाइल थायोकाइनेज की मदद में और वो सक्सिनेट बन जाएगा। इस रिएक्शन से जो होता है वो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी जो होता है वो GDP और PI कंबाइन होकर GTP बनाते हैं। GTP दोबारा से ADP के साथ रिएक्ट करेगा तो ATP बनेगा और GTP जो होता है वो दोबारा से GTP में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह ATP का मॉलिक्यूल आपके पास जनरेट हो जाता है। याद रखिएगा GTP और ATP एक दूसरे के इक्वल होता है। जब मैंने GTP को रिएक्ट करवाया था या GDP को रिएक्ट करवाया था फॉस्फेट के साथ और GTP बना, और GTP को मैंने रिएक्ट करवाया ADP के साथ तो आपके पास ATP बन जाता है। नेक्स्ट 7वें स्टेप में वही स्टेप रिवाइज किया जा रहा है, डिहाइड्रोजनेशन या इस स्टेप को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। याद रखिएगा स्टेप नंबर 4 और 5 के मुकाबले में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रही है, यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो रहे हैं। सक्सिनेट के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होती है, हाइड्रोजन आयंस को रिमूव किया जाता है जिसके जरिए से फॉर्मुलेट बन जाता है। एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। फिर कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोजन आयंस रिमूव हुए हैं उनको FAD लेके चला गया और FADH2 बन गया है आपके पास। याद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 8 है जिसमें कहा जा रहा है कि फुमरेट में हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो वो मैलेट बन जाएगा। और कौन सा एंजाइम यूज़ किया गया? फुमरेज बनाया गया। ठीक है। स्टेप नंबर 9 भी जो है वो डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि हमने हाइड्रोजन आयंस को रिमूव किया है। याद रखिएगा जब हाइड्रोजन आयंस रिमूव होते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है। मालेट में से मैंने हाइड्रोजन आयंस को रिमूव किया है तो मेरे पास ऑक्सैलो एसीटेट बन गया है और ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो NAD+ लेके NADH बना देते हैं। याद रखिएगा ऑक्सैलो एसीटेट जो आपके पास स्टेप नंबर 1 सिंथेसाइज में भी मौजूद था, ये दोबारा से एक एसिटाइल को एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और दोबारा से अपनी साइकिल को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। आपके साथ साइकिल को भी डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई है जहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो एसिटाइल को एंजाइम के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सिट्रेट यानी 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। सिट्रेट में से वाटर को रिमूव किया जा रहा है तो 6 एसोनेटेट यानी 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है और 6 एसोनेटेट में दोबारा वाटर को ऐड किया जा रहा है तो आइसोसिट्रेट बन रहा है। ठीक है। आइसोसिट्रेट में यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही है और NAD+ जो है NADH और H में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस भी रिमूव हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही है तो हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है। अल्फा कीटोग्लूटरेट में से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है और ये देखिए NAD+ यानी हाइड्रोजन आयंस भी रिमूव हो रहे हैं तो मेरे पास सक्सिनाइल को एंजाइम बन रहा है। सक्सिनाइल को एंजाइम जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इस स्टेप में ऐसा हो रहा है सक्सिनाइल को एंजाइम के वाटर जो होता है वो आपके पास रिमूव हो जाता है और GTP जो होती है GDP और PI कंबाइन होकर GTP बनाते हैं और GTP ADP के साथ कंबाइन होकर ATP बनाता है। सक्सिनेट से आगे देखिए कि यहाँ से सक्सिनेट से मैंने हाइड्रोजन आयंस को रिमूव किया जो कि FADH2 लेके जा चुके और फॉर्मुलेट बन गया जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। फॉर्मुलेट में दोबारा से वाटर ऐड करूंगी तो मालेट बन गया जो कि 4 कार्बन कंपाउंड और मालेट में से मैं हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करूंगी तो ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड हुआ। गोया कि मैंने 2 दफा जो है वो 4 दफा यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को रिमूव किया गया है और 2 दफा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया गया है। ठीक है। देखिएगा जी स्टेप नंबर 4 और 5 में कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव किया गया और हाइड्रोजन आयंस को भी रिमूव किया गया और आगे 2 फर्दर स्टेप्स हैं जिसमें स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 शामिल है कि हमने वहां से हाइड्रोजन आयंस को रिमूव कर दिया तो 4 दफा हाइड्रोजन आयंस रिमूव हुए और 2 दफा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है तो हमारे पास दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट बन चुका है। क्रेब्स साइकिल के आउटपुट्स का जिक्र किया गया कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। इसकी इनपुट्स का जिक्र है कि 2 एसिटाइल ग्रुप दिए थे, 2 ADP और PI दिए थे, 6 NAD+ दिए थे, 2 FAD आपके पास दे दिए गए थे। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।